हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही इजी वे में आपको सुनते ही समझ में आ जाएगी हरियाणा की सारी हिस्ट्री, और टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन पीछे HSSC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सारे मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊँगी। और आप देखते हैं कई बार टीचर्स एक एक क्वेश्चन पे 5 मिनट आप लगा देते हैं, तो वैसा काम नहीं करेंगे, हम क्विकली करेंगे। और 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज़ लर्न हो जाएंगे। फिर आप कोई भी हरियाणा का पेपर उठा के कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, यू कैन ईजिली अटैम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा हिस्ट्री। तो हरियाणा हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एंशियंट हो, मिडवेल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो सभी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा की हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का एक वीडियो वैसे पहले भी बनाया है मैंने, अगर आपने देखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे देख सकते हैं। पहले इसे देख लीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। कम से कम टाइम में, और सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हैं सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ करवाने वाली हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल हम डिस्कस कर रहे थे। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने करवा दिया था शीशवाल संस्कृति। शीशवाल संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन से थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, शीशवाल संस्कृति की खोज किसने की थी? रिवीजन कर लेते हैं, वैसे ये करवाया है पहले भी। तो शीशवाल संस्कृति की खोज की थी, खुदाई का काम किया था, वो किया था डॉक्टर सूरजभान ने। कौन से वर्ष में किया था? 1968 में। तो किसने की थी शीशवाल संस्कृति की खुदाई का काम? डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में 1968 के अंदर। कहाँ कहाँ से मिले हैं? हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम और कैथल। बेटर है आप अपने साथ एक मैप रखें हरियाणा का, और साथ के साथ इन प्लेसेस को देखते जाएं तो आपके माइंड में एज इट इज़ फिट हो जाएगी इनकी फ़ोटो। हिसार, सिरसा, भिवानी, तीनों बिल्कुल साथ साथ हैं रेंज। ऊपर सिरसा है, फिर फतेहाबाद को नहीं लिया यहाँ पे, कंसीडर किया। हिसार, सिरसा, भिवानी, देन रेवाड़ी और गुरुग्राम, कैथल। तो ये है शीशवाल संस्कृति। देन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो मेन केंद्र है वो है सरस्वती नदी घाटी के में स्थित बनावली। बनावली जो कि फतेहाबाद का एक गांव है। तो जिला फतेहाबाद का गांव बनावली सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। और इसकी खोज या इसकी जो खुदाई का काम है 1973-74 के अंदर 1973-74 में RS बिस्ट ने की थी। यहाँ एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ सी का है और सींग किसके जैसे हैं? एनी गेस? किसके जैसे हैं सींग? बैल के जैसे। तो एक विचित्र पशु की मुद्रा मिली है जिसका धड़ सिंह का और सींग बैल की तरह है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जौ के साक्ष्य, मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र की पुष्टि होती है कि भिवानी में जो तिगड़ाना गांव है वहाँ से पता चला है कि यहाँ पर औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र भी रहा है, यहाँ पर ट्रेड होता था, इंडस्ट्रीज थी, इस चीज़ का भी पता चला है। कहाँ से पता चला है कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज थी? 2016 के अंदर भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से मिले प्रूफ से पता चला है। उसके बाद राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र। तो फर्स्ट है राखीगढ़ी। पूरा स्थल हिसार जिले के नारनौद खंड में है। तो ये जो राखीगढ़ी है कहाँ पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कहाँ पर? नारनौद खंड में। यह हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वैदिक द्विशदती नदी के दाएं तट पर नारनौद खंड में स्थित है। तो द्विशदती नदी भी याद रखनी है, कहाँ है? हिसार के अंदर भी पड़ती है, फतेहाबाद में भी है। तो द्विशदती नदी के दाएं तट पर है ये, दायां मतलब राइट साइड पर। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
यह शीशवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और शीशवाल सभ्यता दोनों का प्रमुख केंद्र रहा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी देखो नंबर 1 तो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का। अगर पूछा जाए कि नंबर 1 कौन सा पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट नंबर का जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, और राखीगढ़ी जो है सेकंड नंबर पर आता है। बट हरियाणा का फर्स्ट नंबर का जो है राखीगढ़ी है। इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था? राखीगढ़ी के उत्खनन का कार्य, अगर आपको पता है तो माइंड में गेस करो। अमरेंद्र नाथ ने। कौन से ईयर में किया था अमरेंद्र नाथ ने? राखीगढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का सेकंड नंबर का पूरा स्थल है उसकी खुदाई का काम डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने किस वर्ष में किया था? 1997 में। और कब तक चला था ये? 1997 में खुदाई शुरू की थी जो 2000 तक चला था। इसके अतिरिक्त मकान, मृदभांड और विशिष्ट पत्थर के बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या मिला है यहाँ से? मकान, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और विशिष्ट पत्थर से बने हुए ऑर्नामेंट्स, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। बनावली यह फतेहाबाद जिले में स्थित एक ग्राम है। तो बनावली फतेहाबाद में है और इसकी विधिवत खुदाई का काम RS बिस्ट ने 1974 में शुरू करवाया था। उसके बाद है मीठाथल। मीठाथल भिवानी जिले में स्थित मीठाथल ग्राम की खुदाई किसने करवाई थी? एनी गेस? अगर देख रहे हो तो पता चल गया होगा, नहीं तो गेस करो अपने माइंड में। सूरजभान। ठीक है, डॉक्टर सूरजभान के निरीक्षण में 1967-68 के अंदर मीठाथल की खुदाई का कार्य हुआ था। यहाँ गुप्तों व कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से कौन से सिक्के मिले हैं? गुप्तों और कुषाणों के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं मीठाथल भिवानी से। मदीना कौन से जिले में आता है? मदीना है रोहतक के अंदर। रोहतक जिले के मध्य खंड में स्थित मदीना ग्राम की खुदाई 2007-08 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के निरीक्षण में की गई थी। तो मदीना ग्राम की खुदाई किसके निरीक्षण में हुई थी? डॉक्टर मनमोहन कुमार के निरीक्षण में। कब हुई थी? 2007-08 में। तो पीछे वाले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बनावली की खुदाई RS बिस्ट। शीशवाल संस्कृति किसके नेतृत्व में शीशवाल गांव की खुदाई की गई थी? यस, डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में। और राखीगढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का सेकंड नंबर का पूरा स्थल है, इसके उत्खनन का कार्य है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। राखीगढ़ी। मदीना म से मनमोहन कुमार। मदीना म से मोहन कुमार। तो मदीना का जो खुदाई का कार्य है वो मनमोहन कुमार के निरीक्षण में की गई थी। भिंडाड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे ये फतेहाबाद में है। भिड़ाना बोलते हैं। यह पूरा स्थल फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसके उत्खनन का कार्य कब शुरू किया गया था? 2003-04 के अंदर। 2003-04 में भिड़ाना के उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। देन भगवानपुरा भगवान जी, याद रखना है भगवान जी से हमारे हरियाणा में भगवान जी का स्पेशल रिलेशन है कुरुक्षेत्र के साथ, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश दिया था। तो भगवानपुरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में स्थित इस ग्राम में उत्तर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवियर भी बोलते हैं, पेंट किए हुए हैं ये मृदभांड, इसके प्रूफ मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति, क्वेश्चन कैसे बनेगा? उत्तर हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित घूसर मृदभांड के प्रूफ कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से। देन है फरमाना खास
दक्ष खेड़ा रोहतक के अंदर है। फरमाना खास रोहतक में। फरमाना खास कहाँ पर है? रोहतक जिले में। इस स्थल का स्थान राखीगढ़ी के बाद आता है, यानी अगर हरियाणा में हम बात करें राखीगढ़ी के बाद कौन सा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, तो वो है फरमाना खास। यहाँ से हड़प्पा कालीन सेल खेड़ा की मोहरें और कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों में क्या मिला है? यहाँ से सेल खेड़ा की मोहरें और कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं सेल खेड़ा की मोहरें और कब्रिस्तान? फरमाना खास से। फतेहाबाद में स्थित कुणाल, कैथल जिले में बालूग्राम और रोहतक जिले के गिरावड़ आदि हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरास्थल हैं। तो फतेहाबाद में जो कुणाल है, कैथल जिले में बालूग्राम, रोहतक जिले के गिरावड़, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्य में हाकड़ा संस्कृति की। राज्य में हाकड़ा संस्कृति का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व का माना जाता है। तो ये हड़प्पा से भी पहले की है। हड़प्पा सभ्यता को और क्या बोलते थे? एक रिवीजन क्वेश्चन हो जाए। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और जो हाकड़ा है इस सभ्यता का भी और नाम है। क्या नाम है? हाकड़ा घग्गर, क्योंकि ये घग्गर नदी के किनारे पर बसी हुई थी, इसलिए इसे घग्गर सभ्यता भी कहते हैं या घग्गर संस्कृति भी कहते हैं। तो हाकड़ा या घग्गर संस्कृति एक ही बात है। तो हाकड़ा संस्कृति, राज्य में हाकड़ा संस्कृति का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व माना जाता है। यह मुख्यतः डैश समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। तो हाकड़ा संस्कृति कौन से समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है? जिन्होंने किया हुआ है कहीं पे भी जीके, हरियाणा जीके, वो गैस करें। कृषि समुदाय यानी एग्रीकल्चर के, हमें यहाँ से पता चलता है कि लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे और वो डेवलप हो रहे थे एग्रीकल्चर में। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के साक्ष्य हाकड़ा मीन्स घग्गर। हाकड़ा या घग्गर एक ही है, ध्यान रखना भाई, भूलना नहीं है। हाकड़ा और घग्गर सेम थिंग है। हाकड़ा नदी के बहाव क्षेत्र में मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए थे? तो हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए थे? जिन्होंने किया हुआ है वो गैस करो, कमेंट भी कर सकते हो। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सबसे पहले कुणाल नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। कुणाल है कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल किस जिले में है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद का एक गांव है कुणाल। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए आप इसको हाकड़ा संस्कृति बोल देते हैं, क्योंकि जो घग्गर नदी है वो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, तो वहाँ इसे हाकड़ा नदी कहते हैं। तो घग्गर या हाकड़ा संस्कृति। तो ये अपन ने जो डिस्कस किया आद्य ऐतिहासिक काल, और इससे पहले प्राग्ञ ऐतिहासिक काल और प्राग्ञ ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल का जो डिटेल है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिया था। आज आगे डिस्कस करते हैं ऐतिहासिक काल। जिस काल का लिखित विवरण को पढ़ा जा सकता है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के प्राप्त पुरावशेषों में हरियाणा के विषय में काफ़ी जानकारी मिली है। तो जो इस काल के अवशेष मिले हैं उससे पता चला है कि हरियाणा भी एग्जिस्टेंस में था, हरियाणा का भी अस्तित्व पहले से है। तो इसके अंदर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो कब से कब तक था? दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिनको आता है वो गेस करो कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था। जब हम पीछे जाते हैं बैकवर्ड की ओर,
एक तो फॉरवर्ड है, आप लिखते हैं कि 1500 से 2500 तक, लेकिन जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हम रिवर्स में बात करते हैं, उल्टे में बात करते हैं। तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। 1500 से 1000 ईसा पूर्व याद रखना है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मनु के 4 पुत्रों इक्ष्वाकु, तो मनु के 4 बेटे थे, क्या नाम थे उनके? इक्ष्वाकु, परशु, सुदमन व श्यारती। मनु के 4 बेटों के नाम इक्ष्वाकु, परशु, सुदमन व श्यारती। में सुदमन का कार्यक्षेत्र सरस्वती से ऊपर का था, यानी सरस्वती जो नदी है उसके ऊपर के एरिया में कौन करता था? सुदमन। स से सुदमन, स से सरस्वती। इसमें अंबाला कुरुक्षेत्र शामिल थे। तो सरस्वती नदी से ऊपर के जो क्षेत्र है, जिन्होंने नदियों के बारे में पढ़ा होगा, हरियाणा की नदियाँ, तो उनको पता है कि ये इधर अंबाला कुरुक्षेत्र इस एरिया में बहती हैं सरस्वती नदी। तो अंबाला और कुरुक्षेत्र से ऊपर का है एरिया, वहाँ पर था सुदमन का कार्यक्षेत्र। दूसरा पुत्र था श्यारती, उसका कार्यक्षेत्र कहाँ पे था? वेस्ट की तरफ, यानी कि राजस्थान की सीमा तक उसका था। ययाति के पुत्र पुरु के नाम पर पुरु वंश की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पुरु वंश की स्थापना किसके नाम से हुई थी? तो ययाति का पुत्र था पुरु, उसके नाम से ही पुरु वंश बना था। इसकी राजधानी यानी पुरु वंश की राजधानी कौन सी थी? विच वाज द कैपिटल ऑफ द पुरु वंश? कैपिटल ऑफ द पुरु वंश वाज हस्तिनापुर। इसी पुरु वंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए। उनका उत्तराधिकारी कौन था? भरत। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भारत नाम पड़ा है भरत के नाम पर, जो भरत थे वो किसके पुत्र थे या किसके उत्तराधिकारी थे भरत? तो राजा दुष्यंत के उत्तराधिकारी थे, पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पुरु वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ था? पुरुषणी नदी के तट पर। कौन सी नदी थी? पुरुषणी नदी। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? क्योंकि 10 राजा थे तो इसे 10 राज्य युद्ध, क्या कहते हैं इसे? 10 राज्य युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पुरु वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर हुआ, जिसे 10 राज्य युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? 10 राजाओं की या सुदास की? तो इस युद्ध में विजय हुई थी सुदास की। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुरु पुरुओं की एक शाखा थी, लेकिन कुरु राजा सुदास द्वारा पराजित होने के कारण ये हिंद ईरानी क्षेत्र में जाकर बस गए। कुरु किसकी एक शाखा थी? कुरु थी एक शाखा पुरुओं की, लेकिन कुरु राजा जो था सुदास, उसने इनको हरा दिया पुरुओं को, और इस कारण ये जो है यहाँ से चले गए कुरु। और कहाँ जाके बसे? हिंद ईरानी क्षेत्रों में। महाभारत के अनुसार कालांतर में गंगा घाटी के पंचालों ने हरियाणा के पुरु राजा सवर्ण पर हमला कर दिया, जिसके कारण सवर्ण राज्य छोड़कर भाग गया। उसके पश्चात पुरु राजा ने हिंद ईरानी सीमावर्ती प्रदेश में प्रबल हो रहे कुरुओं की सहायता से हरियाणा को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद हरियाणा पर कुरुओं का शासन स्थापित हो गया। तो सवर्ण राज्य छोड़कर क्यों भाग गया था? क्योंकि गंगा घाटी के पंचालों ने हरियाणा में पुरु राजा सवर्ण पर हमला कर दिया था। किसने किया था हमला? गंगा घाटी के पंचालों ने।
और फिर ये हिंद रानी की हेल्प से वापस आया और कुरुओं की सहायता से इसने हरियाणा को वापस प्राप्त कर लिया। इसके बाद हरियाणा पर कुरुओं का फिर से शासन स्थापित हो गया था। तो ये हमने सारा डिस्कस किया ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद काल की बातें हैं ये सारी। ऋग्वेद काल में जो है मनु के 4 पुत्र, पुरुवंश, कुरु, तो ये सब आए थे ऋग्वेद काल के अंदर। कभी पुरु, कभी कुरु, कभी ये याति का पुत्र पुरु, कभी मनु के 4 बेटे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व था। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। इस वंश की राजधानी कौन सी थी? कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। और तो कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी? गैस करो। इंद्रप्रस्थ। राजा कुरु ने पंचालों को परास्त करने के बाद किस क्षेत्र पर अधिकार किया? राजा कुरु ने पंचालों को परास्त करने के बाद किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? सरस्वती क्षेत्र पर। और इसे क्या कहा जाता था? क्या नाम दिया गया? कुरु जंगल। और जो कुरु जंगल है वो वर्तमान में कौन सी जगह है? वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है कुरु जंगल, उसे क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है यही पहले कुरु जंगल था। गांधारों ने कुरु सम्राट शांतनु के समय हरियाणा पर आक्रमण किया, बट कुरु सम्राट शांतनु के टाइम किसने आक्रमण किया था? गांधारों ने। गांधारों ने आक्रमण तो कर दिया, बट उसमें विजयी कौन रहा? तो उसमें विजयी रहा कुरु। इसी काल में कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था, कौन सा युद्ध था प्रसिद्ध युद्ध इनका? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। काफ़ी फेमस है, सब बच्चों को ही पता होगा ये तो। उसके बाद है वैदिक कालीन क्षेत्र। वैदिक कालीन क्षेत्र कौन कौन से हैं हरियाणा के अंदर? हिसार, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, तो ये सारे हैं वैदिक कालीन क्षेत्र। हिसार के कौन कौन से हैं? हिसार का है कोलगढ़, रत्ता टिब्बा, उकलाना, बुर्ज, हांसी, पाली, सिंगवा। सिरसा के करीवली, हुमायूं खेड़ा, बणी, नकोरा, रानिया। जींद के टोहाना, घासेवा, रूपावाली, कलायत, रितौली, कलाम, राजौंद, बेरीखेड़ा। कुरुक्षेत्र के रसूलपुर, करियाला, चाबा, रत्ताखेड़ा, रामथली, शेरगढ़, मुंडाखेड़ा, नया गांव, अरनाई, लाडवा, भगवानपुरा, मोरथली, दौलतपुर। करनाल के निसंग, असंध, साम, पूजम, भोला। निसंग, असंध, साम, पूजम, भोला। निसंग, असंध, साम, पूजम, भोला कहाँ के हैं? करनाल के। कौन कौन से? निसंग, असंध, शाम, पूजम, भोला। निसंग, असंध, शाम, पूजम, भोला। पानीपत, पानीपत, सोनीपत है समन, गुम्बद। सोनीपत के समन और गुम्बद। सोनीपत, समन, गुम्बद। सोनीपत, समन, गुम्बद वैदिक कालीन क्षेत्र हैं। रोहतक, रोहतक में है वैदिक कालीन क्षेत्र। बलियाना, बहादुरगढ़, खड़कड़ा, हुलसाना, कंसाला, नकोली। रोहतक के हैं बलियाना, बहादुरगढ़, खड़कड़ा, हुलसाना, कंसाला, नकोली। अंबाला के हैं बनसंतौर, ककरूनी खेड़ा, हरनौला, महबूब नगर, मुस्तफ़ाबाद, कमाश, पथरेड़ा। फरीदाबाद, बामड़ी खेड़ा, बगोला, बलाई, असवार खेड़ा, सौंद, पलवल, बल्लभगढ़, तिलपत, सिही, खेड़ा, धनपुरा, लोहिया। फरीदाबाद की एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। बामड़ी खेड़ा, बगोला, बलाई, असवार खेड़ा, सौंद, पलवल,
बल्लभगढ़, तिलपत, सिही, खेड़ा, धनपुरा, लोहिया, ये हैं फरीदाबाद के। गुरुग्राम के हरनौल खेड़ा, भादसा, छानपुर खेड़ा, गुहाना, गोहाना, गंगोली, उजीना, मंदकोला, जयसिंहपुर, धनकोट। तो ये था उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के क्षेत्र कौन कौन से एरियाज में था वैदिक कालीन। तो ऐतिहासिक काल में अपने दो पार्ट हो गए, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। थर्ड डिस्कस करते हैं महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना और उनका विकास 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कुरु महाजनपद में हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। मेरठ, दिल्ली, थानेसर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में इसकी राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे से पूछ लेते हैं। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में है ये। कुरु वंश की स्थापना किसने की थी? राजा कुरु ने। तो इस वंश की राजधानी कौन सी थी? यस, गेस करो। इंद्रप्रस्थ। और जबकि ये अब हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल के अंदर, तो महाजनपद काल में जो है महाभारत काल में कुरु महाजनपद था। ठीक है, जब कुरु वंश था उत्तर वैदिक काल में, तब तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। लेकिन जब महाजनपद है, कुरु महाजनपद है, तब इसकी राजधानी महाभारत काल में कौन सी थी? हस्तिनापुर। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? गैस करो। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16, जिसमें से कुरु महाजनपद में हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। 16 में से एक था कुरु महाजनपद, जिसमें हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। मेरठ, दिल्ली, थानेसर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में इसकी राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। अच्छा, रिपीट हो गया। उसके बाद आया महाजनपद काल के बाद मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जिन्होंने इंडिया हिस्ट्री पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री, वो तो बहुत इजीली बता सकते हैं। जो भी हरियाणा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, तो वहाँ पर भी यही सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था। तो इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है? कहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके अधीन हरियाणा का भी क्षेत्र था? इसका जो प्रूफ मिलता है अम्बाला में टोपरा स्तंभ पर। ठीक है, अम्बाला के अंदर टोपरा स्तंभ हैं, जिन्हें बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। तो उन लेखों पर इसका प्रूफ मिलता है, लेखों पर पाया गया है। सम्राट अशोक ने थानेसर में एक स्तूप भी बनवाया था, जिसमें किसके अवशेष रखे थे? तो सम्राट अशोक थे, मौर्य काल में ही थे अशोक भी। इन्होंने थानेसर में एक स्तूप बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे थे। उसके बाद आ जाता है, सबसे पहले हमने किया ऋग्वैदिक काल, देन वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, मौर्य काल, फिर आया यौध्य काल। मौर्य साम्राज्य के बाद यौध्यगण का आविर्भाव हुआ। यौध्यगण की स्थापना यौध्य ने की थी। इसका उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है? गैस करो। यौध्यगण की स्थापना यौध्य ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है? द्रोण पर्व में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख महर्षि डैश के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में
आयुध जीवी के रूप में किया गया है। इसका उल्लेख महर्षि पाणिनि तो महाभाष्य ग्रंथ किसने लिखा है, यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। महाभाष्य ग्रंथ जो है उसकी रचना किसने की है, महर्षि पाणिनि ने। और वहीं से हमें द्रोण पर्व है महाभारत का, महर्षि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुध जीवी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का इसके बाद बात करते हैं जूनागढ़ शिलालेख में। जूनागढ़ जो शिलालेख है जूनागढ़ शिलालेख में योद्धगण का उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी प्राकृत नाग नौरंगाबाद में थी। भिवानी जिले के नौरंगाबाद से मिले सिक्कों पर क्या अंकित है, योद्याना बहुधान्य अंकित है। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख में योद्धगण का अभिलेख मिलता है जिसकी जानकारी प्राकृत नाग नौरंगाबाद में मिलती है। भिवानी जिले के नौरंगाबाद से मिले सिक्कों पर योद्याना बहुधान्यक अंकित है, जिसकी लिपि कौन सी है, तो इनकी लिपि है, गैस करो, ब्राह्मी। कैप्टन कोटले को वर्ष 1834 में सहारनपुर के निकट बेहट गांव से और कन्हिंगम को सोनीपत के योद्धगण के प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। हांसी, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और करनाल से भी इसी प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कैप्टन कोटले को कहाँ से मिले हैं, कैप्टन कोटले को सहारनपुर के निकट बेहट गांव से और कन्हिंगम को सोनीपत से। किस गण के सिक्के मिले हैं कैप्टन कोटले और कन्हिंगम को, कैप्टन कोटले और कन्हिंगम को कौन से गण के प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, योद्धगण के। तो बेहट गांव, सहारनपुर और सोनीपत के अलावा कहाँ से मिले हैं ये सिक्के, जो योद्धगण के प्राचीन सिक्के हैं ये मिले हैं हांसी, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और करनाल से भी मिले हैं। ये बात थी 1834 की। उसके बाद विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि महाराज ही महासेनापति होता था, जो महाराज होता था वही महासेनापति होता था। ये किस अभिलेख से पता चला है, विजयगढ़ से, विजयगढ़ का जो अभिलेख है इससे पता चला है। इसमें कुछ सिक्कों पर डैश देव अंकित है, ब्राह्मण देव। यह शब्द किसका घोतक है, कार्तिकेय का घोतक है, जो कि योद्धा राष्ट्र का आराध्य देव था। योद्धा राष्ट्र का आराध्य देव कौन था, कार्तिकेय। अग्रकाल, बरवाला और अग्रोहा, हिसार से प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि हिसार में कौन सा गणराज्य था, अग्र गणराज्य था। इसकी राजधानी कौन सी थी, अग्र गणराज्य की राजधानी थी अग्रोहा। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी, बोधायन के स्त्रोत सूत्र और पतंजलि के महामाश्य में भी है। इस गणराज्य पर महाराजा डैश का शासन था, तो अग्रोहा वेरी फेमस, महाराजा अगरसेन का शासन था। तो ये था 6 नंबर पे अग्रकाल। सबसे पहले ऋग्वेदिक काल किया, सबसे पहले हमने किया ऋग्वेदिक काल, देन उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, 4th नंबर पर कौन सा, मौर्य काल, 5th पर योद्धा काल, 6th पर ये हो गया अग्रकाल। देन उसके बाद है 7th नंबर पर आपका कुणिंद एवं अर्जुनायन काल। कुणिंद गण का विस्तार अंबाला जिले में था। कुणिंद गण का विस्तार कहाँ पर था, अंबाला जिले में। योद्धा और अग्र गणराज्यों की तरह कुणिंद गण भी एक
गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुनिंदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर निकाला था। कुनिंदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर किसको भारत से बाहर निकाला था? कुषाणों को। अर्जुनायन गण का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र पर था। तो अर्जुनायन जो गण है उसका एरिया कहाँ तक था? राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला, वैसे भी महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान को टच करता है हरियाणा का, तो वहाँ तक था अर्जुनायन गण। उसके बाद है डॉक्टर अल्तेकर थे। डॉक्टर अल्तेकर इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने हिस्ट्री में क्या कह दिया? डॉक्टर अल्तेकर ने क्या कहा है? मुद्राओं पर द्विशब्द योद्धाओं और अर्जुनायनों के विलयन का घोतक है। डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि मुद्राओं पर द्विशब्द थे, जिससे ये पता चलता है कि योद्धे और अर्जुनायन जो थे वो मिले हुए थे दोनों। तो योद्धे और अर्जुनायन का जो विलय है, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे थे योद्धे और अर्जुनायन। तो इसका पता कहाँ से चला? अल्तेकर कहते हैं कि मुद्राओं पर द्विशब्द है, दो शब्द हैं, जिनसे पता चलता है कि योद्धे और अर्जुनायन आपस में मिले हुए थे, उनका विलय हो चुका था, दोनों इकट्ठे हो चुके थे। तो ये था कुनिंद और अर्जुनायन काल। उसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट गुप्त काल। गुप्त काल नंबर 8 पर आ गया अपना गुप्त काल। प्रयाग प्रशस्ति से प्रमाणित होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो योद्धे साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया था? समुद्रगुप्त ने। योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था समुद्रगुप्त ने। और इसका पता किससे चलता है? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे इस बात का प्रूफ मिलता है? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद आया पुष्यभूति काल। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी उसने? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो थानेसर के अंदर स्थापना की, जो कालांतर में किस वंश के नाम से फेमस हुआ? वर्धन वंश के नाम से। बड़ा इम्पोर्टेंट है HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पुष्यभूति जो वंश है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है पुष्यभूति वंश में से। तो ये 6ठी शताब्दी में आया था सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना है। 6th सेंचुरी के अंदर आया पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। पुष्यभूति तो एक सेनापति था। थानेसर में ही कर्ण के किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कर्ण के किले के अवशेष कहाँ से मिले हैं? थानेसर से। ध्यान रखना, क्योंकि कर्ण जब आता है तो नॉर्मली हम कर्ण को करनाल के साथ रिलेट कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट बन जाता है कि कर्ण के किले के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो कर्ण के किले के अवशेष हमें मिले हैं थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है, ना कि करनाल से। याद रखना है, कर्ण के किले के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बोलो। थानेसर से। तो जो पुष्यभूति नामक सेनापति था, एक स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना की थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर, या इसे ही स्थानेश्वर भी आपको कहीं लिखा मिलेगा। स्थानेश्वर या थानेश्वर एक ही बात है। स्थानेश्वर इसकी जो है राजधानी थी, स्थानेश्वर। ये सीक्वेंस याद करनी है। जो वर्धन वंश है, वर्धन साम्राज्य है, इसके अंदर जो है सबसे पहला फर्स्ट था नरवर्धन, सेकंड हुआ राज्यवर्धन 1, थर्ड था आदित्यवर्धन, 4th नंबर पर आया प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन 2 एंड उसके बाद हर्षवर्धन। तो ये पुष्यभूति वंश के 6 ज्ञात शासक हैं जिनको आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है।
ये प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हैं, राज्यवर्धन टू और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है बहुत ही फेमस राजा रहा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन से तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हर्षवर्धन किसका बेटा था? प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, कौन कौन? राज्यवर्धन टू और हर्षवर्धन। और जबकि जो ये वर्धन साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। वर्धन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। नरवर्धन, राज्यवर्धन एक, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे, राज्यवर्धन टू और हर्षवर्धन। वर्धन साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन ने हुणों और गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था। तो हुणों और गौड़ का शासन था शशांक। वैसे एक इनकी स्टोरी भी है, जो ये हर्षवर्धन है, शशांक की जो सिस्टर थी उसके साथ इसका अफेयर था हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन को जो है शशांक ने अपने यहाँ खाने पे बुलाया, वो धक्के से जो है इसको, सॉरी, राज्यवर्धन को, इसने जो शशांक है इसने राज्यवर्धन को मार दिया था। बाद में जो फिर इसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने ये शशांक जो है इसको मारा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में यदु और कुरु वंश का उदय हुआ। तो बाद में हर्षवर्धन है, इसकी भी डेथ हुई और फिर जो है यदु और कुरु वंश का उदय हुआ। कुरुक्षेत्र में कुरु और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में यदुओं का शासन था। कुरुक्षेत्र में कौन थे? कुरुक्षेत्र कुरु, और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में कौन थे? यदु। तो हर्षवर्धन के बाद आए थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था, तो कौन था वो चीनी यात्री? हेनसांग। इसने अपनी पुस्तक में कौन से नगर की गरिमा की शक्ति का वर्णन किया है? गरिमा और शक्ति का वर्णन किया है हेनसांग ने अपनी बुक में। तो थानेसर। हर्षवर्धन रिलेटेड टू थानेसर, क्योंकि जो थानेसर है वही राजधानी थी इनकी। बाद में हर्षवर्धन ने जो राजधानी है वो थानेसर की जगह कन्नौज, क्योंकि वो अपना हरियाणा के हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, कन्नौज आता है यूपी के अंदर। तो हर्षवर्धन ने जो राजधानी है वो थानेसर की बजाय कन्नौज में स्थापित कर दी थी। उसने दूसरी राजधानी अपनी बनाई थी, कन्नौज यूपी वाली। लेकिन हेनसांग ने जो अपनी बुक लिखी थी उसमें हेनसांग, हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। हेनसांग ने अपनी पुस्तक के अंदर थानेसर नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की है। उसके बाद आया गुज्जर प्रतिहार काल। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा क्षेत्र गुज्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। तो प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट टू। ध्यान में रखना, जब ऑप्शन आते हैं तो नागभट्ट 1, 2, 3 ऐसे भी आ जाते हैं। तो नागभट्ट टू था जिसने हरियाणा पर अपना शासन मजबूत किया था। प्रतिहार शासक नागभट्ट टू ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। मिहिर भोज के समय पेहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो मिहिर भोज के समय उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पेहोवा। और जहाँ से किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। पेहोवा से किसका व्यापार किया जाता था? घोड़ों का। तो ये था गुज्जर प्रतिहार काल। तो 10 काल हमने इसमें पढ़े ऐतिहासिक के अंदर। ऋग्वैदिक काल, सेकंड उत्तर वैदिक काल, थर्ड महाजनपद काल, फोर्थ मौर्य काल, फिफ्थ योध्या काल, सिक्स्थ अग्रकाल, सेवेंथ कुनिंद और अर्जुनायन काल, एट्थ गुप्त काल, नाइन्थ पुष्यभूति काल और 10th गुज्जर प्रतिहार काल। इसके बाद एक टॉपिक है जिलों के प्राचीन नाम। तो इस समय पर जिलों के क्या नाम थे? तो सिरसा जो है, सिरसा का नाम क्या था? शरिशकम। फतेहाबाद इकदार। सिरसा, स से सिरसा, श से शरिशकम। फतेहाबाद इकदार। हिसार, हिसार-ए-फिरोज़ा, वैसे भी फिरोज
जो इसकी स्थापना की थी फतेह खां के नाम से, फिरोज शाह तुगलक ने, तो उसी ने ही नाम रखा था हिसार फिरोजा। महेंद्रगढ़ कानोड़, महेंद्रगढ़ का क्या नाम था? गढ़ कानोड़। रेवाड़ी, रेवावाड़ी, रेवाड़ी, रेवावाड़ी, एक वाह और लगा दिया बस, रेवावाड़ी। उसके बाद है मेवात, सत्यमेवपुरम। पलवल, उपलबा या अपबाला, पलवल का क्या नाम था? उपलबा या अपबाला। गुरुग्राम, गुरुग्राम ही था। रोहतक, रोहिताश। सोनीपत, शोणप्रस्थ। पानीपत, पनपत। करनाल, कर्णताल। यमुनानगर, अब्दुल्लापुर। कुरुक्षेत्र, स्थानेश्वर या थानेसर। कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर या थानेसर कहते थे। कैथल, कपिस्थल और जींद, जयंतीपुरी। इसके बाद है वर्तमान नाम। कुछ अन्य नगर हैं, उनके प्राचीन नामों के बारे में डिस्कस करते हैं। खड़ियल, खड़ियल इसका प्राचीन नाम क्या था? ऐलनाबाद, सिरसा। ये उल्टा हो गया भाई, अभी प्रेजेंटली है ऐलनाबाद सिरसा और प्राचीन नाम था खड़ियल। अग्रोहा, हिसार, तो इसका प्रेजेंट नाम है और प्राचीन नाम क्या था? अहोदक। नारनौल, महेंद्रगढ़ में है नाहरनौल, नारनौल, इसका प्राचीन नाम है नवराष्ट्रा। औरंगाबाद, पलवल के अंदर है। पलवल, औरंगाबाद, इसका प्राचीन नाम क्या था? जिन्होंने पढ़ी है जीके वो गेस करो अपने माइंड में। औरंगाबाद, पलवल। प्राकृतनाग। बल्लभगढ़, फरीदाबाद। बलरामगढ़, बहादुरगढ़, झज्जर, शराफाबाद। रोहतक, महम, मेहस्त। कुरुक्षेत्र, पेहोवा, पृथदक। यमुनानगर, जगाधरी, युगंधर। पंचकुला, कालका, इसका क्या नाम था? कालकूट। कालका, काल, और इसमें भी काल, कालका, कालकूट, टाई अलग है बस। तो जो अभी भी बने हुए हैं वो तो पक्का सिलेक्शन लेके ही जाने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक साथ इतनी पढ़ना हिम्मत का काम है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह के आपको सारे यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड होते रहें। लाइक करें। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के समय से माना जाता है। तो ये जो गुज्जर प्रतिहार काल गया उसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है हमारा। उस समय मुस्लिमों ने आक्रमण किए इंडिया पर, तो वहीं से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ इंडिया का। और इंडिया के साथ साथ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, इस कारण इन आक्रमणों से अत्यधिक प्रभावित रहा। क्योंकि जब वो यूरोप से आए, एशिया से आए, और सॉरी एशिया में तो आप हैं ही, यूरोप की तरफ से आए, इधर साइड से अपने जो है आए, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि हरियाणा ऊपर ही था उत्तर की तरफ, तो हरियाणा पे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा जब मुसलमानों ने आक्रमण किया। तो फर्स्ट इसमें था तोमर वंश। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश की स्थापना। तो गुज्जर प्रतिहार काल हम पढ़ रहे थे। गुज्जर प्रतिहार काल जो है ऐतिहासिक काल का पार्ट था। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार काल गया और कौन सा वंश आया? तोमर वंश। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनंगपाल ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली में तो नगर बसाया, और राजधानी किसे बनाया उसने? अनंगपाल ने। अनंगपाल के जो टाइम कैपिटल थी वो थी हरियाणा,
और नगर कौन सा था उसका? दिल्ली। अभी अपना उल्टा है, हरियाणा तो राज्य है और राजधानी दिल्ली है, लेकिन उसमें क्या था, अनंगपाल जो तोमर वंश का राजा था, दिल्ली को नगर बसाकर और हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी एवं उसके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो 11वीं सेंचुरी में तोमर वंश अपना शासन कर रहे थे, बट महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी कब आया?